सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बताया था कि 4 से 5 दिन तक अगर ये खबर दबी रहती है कि वो भाग निकले हैं तो उसके बाद तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। और ये बात सच थी, क्योंकि इसके बाद कभी भी ब्रिटिश सरकार उन्हें वापस पकड़ नहीं पाई। जुलाई 1940 कैलकाटा में बोस एक मार्च लीड कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में रहकर वो सरकार की ताकत को चैलेंज करते हैं एक हंगर स्ट्राइक लॉन्च करके, रिलीज मी और आई शैल रिफ्यूज टू लिव। उनकी तरफ से सीधी अनाउंसमेंट करी जाती है। देखते देखते उनकी तबीयत खराब होने लगती है और एक ही हफ्ते में सरकार डिसाइड करती है कि उन्हें जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट पर रख दिया जाए। सरकार नहीं चाहती थी कि उन पर ब्लेम आए अगर सुभाष चंद्र बोस जेल में मारे गए तो, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक हेल्थ खराब है तब तक हाउस अरेस्ट पर रखते हैं, जैसे ही हेल्थ ठीक होगी वापस जेल में डाल देंगे। लेकिन नेताजी अपने अलग ही प्लान्स रच रहे थे। इनका प्लान था जर्मनी जाना और जर्मन से मदद मांगना ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। लेकिन जर्मनी तक जाया कैसे जाए? बोस पंजाब में मौजूद एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या कोई तरीका है बॉर्डर पार करके जर्मनी तक छुपके से जाने का। उन्हें बताया जाता है कि एक तरीका जरूर है, अफगानिस्तान के थ्रू अगर एंटर किया जाए, वहां से सोवियत यूनियन जाया जाए तो वहां से जर्मनी जाया जा सकता है। 16 जनवरी 1941 रात के करीब 1:30 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, तो नेताजी छुपके से अपने घर से बाहर निकलते हैं अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ। उन्होंने एक डिस्गाइज पहनी हुई थी। वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है जिनका नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन। शिशिर के साथ अंधेरे में ये रात भर ड्राइव करते रहते हैं और सुबह के करीब 8:30 बजे धनबाद पहुंचते हैं। यहाँ ये एक रात शिशिर के भाई अशोक के घर में बिताते हैं और अगले दिन नजदीक के गोमो स्टेशन से बोस कालका मेल की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ये रेलगाड़ी पहले दिल्ली पहुंचती है और वहां से ये गाड़ी बदलते हैं पेशावर की ओर, अगली ट्रेन पकड़ते हैं द फ्रंटियर मेल नाम से। पेशावर पहुंचकर इन्हें रिसीव किया जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रोविंशियल लीडर मियान अकबर शाह के द्वारा। अगला पड़ाव था ब्रिटिश राज के इलाकों से पूरी तरीके से बाहर निकलना। ऐसा करने के लिए ये अपना रूप फिर से बदल लेते हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन से ये गूंगे और बहरे पठान बन जाते हैं। यहाँ गूंगा और बहरा होना इसलिए जरूरी था क्योंकि बोस को पश्तो भाषा बोलनी नहीं आती थी, तो बॉर्डर पर कोई भी चेक करने आए तो उनके साथ चलने वाला पश्तो बता दे कि ये बगल वाला पठान तो गूंगा और बहरा है। ये एक और फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर भगत राम तलवार के साथ ट्रैवल करते हैं और दोनों प्रिटेंड करते हैं कि अफगानिस्तान में अद्दा शरीफ की श्राइन पर जा रहे हैं, प्रार्थना करने की इन्हें बोलना और सुनना आ जाए। 26 जनवरी साल 1941 गाड़ी के जरिए पेशावर से निकलते हैं ये, और शाम तक ब्रिटिश एम्पायर का बॉर्डर क्रॉस हो चुका था। 29 जनवरी की सुबह तक वो अड्डा शरीफ पहुंच जाते हैं और ट्रक्स और टंकों की मदद से काबुल तक का सफर पूरा करते हैं। कैलकाटा से काबुल जाने में नेताजी को 15 दिन का समय लगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इनके एस्केप के बारे में, इनके भाग निकलने के सिर्फ 12 दिन बाद ही पता चला। ऐसा इसलिए क्योंकि घर पर मौजूद जो लोग थे वो कॉन्स्टेंटली इनके कमरे में खाना डिलीवर करने आते थे और इनके बाकी भतीजे इनका खाना खा जाते थे। लोगों को लगता कि सुभाष जी अभी भी कमरे में ही है, खाना तो खाया जा रहा है, उनके लिए खाना डिलीवर करवाया जा रहा है। और ये बात को इतना सीक्रेट रखा गया कि सुभाष जी की मम्मी तक को नहीं पता था कि वो भाग निकले हैं घर से। ये सिर्फ 27 जनवरी को था जब सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक केस सुना जाना था कोर्ट में, और जब वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके 2 भतीजों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो तो घर में है ही नहीं। 27 जनवरी को इनकी गायब होने की खबर पहली बार अखबार में पब्लिश होती है। कलकत्ता से जापान जाने वाले एक जहाज की तलाशी भी ली जाती है ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन बोस का कोई नामो निशान नहीं था। सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बताया था कि 4 से 5 दिन तक अगर ये खबर दबी रहती है कि वो भाग निकले हैं तो उसके बाद तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। और ये बात सच थी, क्योंकि इसके बाद कभी भी ब्रिटिश सरकार उन्हें वापस पकड़ नहीं पाई।